Hello everyone, welcome to Singh's Learning and my name is Satwinder Singh and here we are going to start the chapter number 1 of language of chemistry of ICSE and it includes CBSE and other state board topics also. Okay, so it's not only for ICSE but it's also for CBSE and other state boards. So let's start from the beginning. So chapter number 1 is language of chemistry, and before we are starting, let us discuss about the science. Okay, so what is science? The word science came from the Latin word scientia. ये जो साइंस वर्ड है वो कहाँ से निकला हुआ वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड जो साइंसिया है उसमें से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज. ओके, एंड इट इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज. आज के टाइम पे इसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टमेटिक नॉलेज बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन. ओके, जिसकी क्या हो सकती है, एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रॉपर फॉर्म में एक टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होगी और साथ ही साथ अगर कुछ भी प्रिडिक्शन होगी तो आगे उसको हम टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, कुछ रियलिटी के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं. ठीक है, क्लियर. साइंस को फर्दर आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया है. यहाँ पे हमारे पास जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत साइंस की ब्रांचेस हैं. क्लियर. फिजिक्स क्या होती है हमारे पास? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. ओके, जिसमें नेचर और नेचर में होने वाला जो भी तरीके हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं. ओके, बायोलॉजी क्या होती है हमारे पास? जिसमें हम क्या करते हैं? लिविंग बीइंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में क्या क्या कुछ पाया जाता है उसके बारे में स्टडी करते हैं. ओके, केमिस्ट्री क्या होती है? अब केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of structure, composition and properties of matter. मतलब जिसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ किसकी? मैटर की, उसको स्टडी करते हैं. मतलब यहाँ पे आप समझो क्या है कि स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि जैसे आप कैसी शेप होगी उसकी इंटरनल फॉर्म में. ठीक है, माइक्रो लेवल पे कैसी फॉर्म होगी. कंपोजिशन का मतलब होता है किन किन कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट से वो मिलके बनी हुई है. ओके, प्रॉपर्टीज़ कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ किसी और के साथ वेरी करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ओके, क्लियर. तो इसको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर. देखो, बेसिक यूनिट पार्टिकल जो मैटर के माने जाते हैं वो क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या है. वैसे ये बता देता हूँ मैं कि छोटे जो यूनिट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जिससे मिलके मैटर बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स. दैट्स वाई साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. इसलिए हम क्या कहते हैं साइंस को? केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है वो इसमें हम केमिस्ट्री में करते हैं. ओके, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, एंटोनी लॉरेंट लैवोइजियर. ये जो हमारे पास महाशय जी बने हुए हैं, ठीक है, ये इनको बोलते हैं जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. जो आज के टाइम पे हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं ना, तो उनके जो फादर हैं वो इनको माना जाता है. क्लियर. चलिए आगे. नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं हमारे पास, जैसे इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है. ओके, इनऑर्गेनिक क्या होती है? द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स. मतलब जिसमें हम कार्बन के अलावा के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, क्लियर. जिसमें हम ये पहले ये माना जाता था कि इनऑर्गेनिक क्या होती है? जिसमें हम नॉन लिविंग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, मतलब जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे रॉक सॉल्ट या कुछ भी हो गया हमारे पास, उसको हम बोलते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं इनऑर्गेनिक. ऐसे ही ऑर्गेनिक का उल्टा हो जाता था कि जो कंपाउंड्स हमें लिविंग बीइंग से मिलते हैं उनकी स्टडी को बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेकिन बाद में ये चेंज कर दिया गया. क्या होता है ये? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. मतलब हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. ओके, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास जैसे ये हाइड्रोजन 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 लगे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं किसी और ग्रुप के साथ, तो उसका वो क्या बन जाएगा?
उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स का क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है हमारे पास, ये आप अच्छे से डील करोगे यहाँ पे, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, द स्टडी ऑफ फिजिकल लॉज, थ्योरीज एंड टेक्निक्स टू स्टडी द केमिकल सिस्टम, मतलब जिसमें हम फिजिकल लॉज, जितने भी फिजिक्स के लॉज वगैरह होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उनकी जो टेक्निक्स होती हैं वो अप्लाई करते हैं केमिकल सिस्टम के ऊपर, उसको स्टडी करने के लिए। वो हम किसको बोलते हैं, किसमें किस फील्ड में स्टडी करते हैं या किस केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस है, जैसे कि हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, किसी गिवन कंपाउंड के बारे में उसकी स्टडी करते हैं कि वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है, किसी और के साथ कैसा बिहेव करता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, वार केमिस्ट्री में वार जैसे वेपन्स वगैरह बनाना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर लेवल पे हम केमिस्ट्री याद करते हैं, स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की या उसके रिलेटेड जो जितनी भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में। मेडिसिनल में मेडिसिन्स को प्रिपेयर कैसे करना होता है, कैसी बनती हैं। एग्रीकल्चर में जैसे फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर की स्टार्टिंग है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या है हमारे पास, देखो आपको पता होगा कि हर एक लैंग्वेज के कोई ना कोई साइंस और सिंबल्स होते हैं, ठीक है, और उनका हर एक का कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ऐसे ही हमारे पास चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उनका कोई ना कोई एक साइन और सिंबल प्रॉपर होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास उनका स्पेसिफिक मीनिंग भी होता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, ये बने हुए हैं, फ्लोरीन का ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक। तो इनके पास हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री में हर एक सिंबल है, स्पेसिफिक साइंस भी है, कोई स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास भी ये इसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, केमिस्ट्री की क्या है, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ओके, केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ मैटर भी बोलते हैं। ओके, मतलब मैटर की स्टडी को क्या बोल देते हैं हम, केमिस्ट्री भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पूरा का पूरा यूनिवर्स किससे मिलके बना हुआ है, मैटर और एनर्जी से। दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, मैटर और एनर्जी से, ठीक है। मैटर तो हमने पढ़ना है अभी, ठीक है। एनर्जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारे आसपास कोई भी चीज़ें जो दिखती हैं वो मैटर हैं। ओके, एनर्जी हमें दिखती नहीं है, ठीक। अगर कोई आपको कहता कि एनर्जी दिखती है तो किसी फॉर्म में एनर्जी आप देखना चाहते हो तो वो बनाई जाती है आर्टिफिशियली, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि लाइट दिखती है तो लाइट दिखती नहीं है, लाइट की वजह से बाकी के ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। एनर्जी की फॉर्म किसी और फॉर्म में देखी जाती है, लेकिन हमें एनर्जी खुद नहीं दिखाई देती। क्या हीट आपको दिखाई देती है, क्या हीट दिखाई नहीं देती, ठीक है। मोलिकुलर लेवल पे, मटेरियल लेवल पे हमें वो कोई चीज़ दिखती है। सो हम यहाँ पे जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो यहाँ पे एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, आसपास हमें दिखती हैं, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे क्या होती है, वो क्या है, मैटर। सबसे पहले क्या है, मैटर। अब मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका क्या हो, मास हो और वो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका कोई वॉल्यूम भी हो। ओके, एंड कैन बी ऑब्जर्व बाय एनीवन और मोर ऑफ आ 5 सेंसेस, मतलब क्या हो, या तो एक या एक से ज़्यादा हमारी जो 5 सेंसेस है उससे वो हम ऑब्जर्व कर सके, देख सके या महसूस कर सके, ओके, फील कर सके, सेंस कर सके। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है बुक पेन पेंसिल, बुक पेन पेंसिल, ठीक। अब एक टर्म और यूज होती है मटेरियल। अब मटेरियल क्या होता है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, मैटर ही होती है एक तरह से, लेकिन एक इसका स्पेसिफिक यूज होता है। सो मैटर विद स्पेसिफिक यूज इज कॉल्ड मटेरियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, पेपर, सीमेंट। अब देखो ना कि बुक का रॉ मटेरियल क्या होगा, किससे बुक मिलके बनी, पेपर से, तो पेपर क्या है हमारे पास, मटेरियल। ऐसे ही आपके पास जो वॉल है, वॉल होती है, अब वॉल किससे मिलके बनी होती है, ज़्यादातर हमारे पास वॉल जो सीमेंट है, ब्रिक है,
कुछ भी सैंड है, इससे मिक्सचर बना के हमारे पास बनाते हैं, ठीक है। तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, सीमेंट है ना, तो ये सीमेंट उसका क्या हो जाएगा, मटेरियल। ओके, ये जनरल टर्म है, इसको हम मैटर भी कंसीडर कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से है, ठीक है। मैटर को दो फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन की गई है और केमिकल क्लासिफिकेशन की गई है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है हमारे पास, उसकी स्टेट्स की बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। ओके, मेन आपकी ये 3 स्टेट्स हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा जो बाद की स्टेट्स है वो क्या है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास पहले तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में को आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, और मिक्सचर को आगे क्लासीफाई किया गया है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है ये, कि एलिमेंट्स आगे हमारे पास क्लासीफाई किए जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में, और कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब जिनको तो याद हो गया तो ठीक है, जिनको नहीं याद हुआ आगे देखना, एक एक को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो पहले तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है मैटर की, देखो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम अगर मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो वो क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। अब इसमें सबसे पहले क्या थी हमारे पास, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद कर लो। ये क्या है, फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड ही वॉल्यूम होता है। देखो सॉलिड जो भी आप देखते हो उसके फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता ही है। ओके, कि आपकी अगर वो कैसी क्यूबिक फॉर्म में है तो उसकी फिक्स शेप होगी, क्यूबिक ही रहेगा। ओके, और एक ही उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब इसका सभी का रीज़न मेन क्या आएगा, 4th पॉइंट। ओके, तो अभी हम स्टडी करेंगे। लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, बहुत स्पेस उनके जो मॉलिक्यूल्स के अंदर। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत कम होती है। ओके, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीज़न है इस सभी का, कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में। ये देखो ना, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में क्यों है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल पास में है। अब वो पास में हैं तो उसकी वजह से उनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, उसी की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। उसी की वजह से उसकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। उसी की वजह से हमारे पास आप कह सकते हो कि इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होने की वजह से हमारे पास उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है। क्यों, क्योंकि देखो ना, अगर ये 2 पार्टिकल्स बिल्कुल पास में, उनकी स्पेस बहुत कम है, उनके न्यूक्लियस बिल्कुल पास में आ जाएंगे। अब न्यूक्लियस पास में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो वो मतलब और पास में आने की कोशिश करेंगे, तो उनके बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी। तो जिस वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से हम सॉलिड को कंप्रेस भी नहीं कर सकते, उनकी कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, आप उसको प्रेस कर रहे हो। ओके, कैन नॉट फ्लो, सॉलिड इसीलिए फ्लो भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से वो फ्री नहीं है एक दूसरे के थ्रू, तो वो क्या कर सकते हैं, फ्लो भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाईली रिजिड का मतलब बहुत हार्ड फॉर्म में होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे डायमंड, टेबल, वुड एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास सॉलिड स्टेट की आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड स्टेट में क्या आता है, इसका तो एक तो ये है कि वॉल्यूम फिक्स होता है बट फिक्स शेप नहीं होती। क्यों, देखो एक कंटेनर ऐसा है और एक कंटेनर इतना बड़ा है। अब इसमें 1 लीटर वाटर था, अब इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। अब उसको जब डाला तो डालने पर क्या होता है कि वॉल्यूम तो सेम रहेगा, 1 लीटर इसमें डाला तो यहाँ पे भी 1 लीटर ही आएगा। लेकिन ये कंटेनर क्या था, सिलेंड्रिकल शेप में था, लेकिन ये कंटेनर थोड़ा सा बाउल फॉर्म में है, बड़ा है, ठीक है, एरिया ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हुई,
क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड के केस में हमारे पास उनकी फिक्स शेप नहीं होती, ये प्रूव किया गया है हमारे पास, ठीक है। एक्चुअल में इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो, ओके। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इनके बीच में मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। देखो ना यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस जो है, ये देखो वाटर की ड्रॉप में, ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ओके। अब रीज़न मेन इसमें इक्वेशन भी एक आपकी एक एक्टिविटी आ जाती है, अगर करना चाहते हो कर सकते हो, कि आपने अगर चेकआउट करना कि लिक्विड के अंदर स्पेस होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, उसको चेकआउट कैसे करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, एक कंटेनर आप लोगे, ठीक है, जिसमें मार्किंग की और लेवल बने, बीकर ले लो चाहे, उसको उसके अंदर वाटर डाला, एक मार्क कर दिया, उसको मार्कर से मार्क कर दिया जितना उसका आगे लेवल होगा। अब उसमें क्या कर दिया आपने, सॉल्ट या कुछ भी आपने शुगर डाल दी। अब उसको डालने के बाद क्या होगा, उसको मिक्स किया, फिर चेक किया, क्योंकि अभी कुछ एक्सटर्नल सब्सटेंस डाला है तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए था, उसका लेवल इंक्रीज़ कर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि उसके लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लेवल में चेंज नहीं आएगा तो क्यों चेंज नहीं आया, इसका रीज़न क्या है कि उसके बीच में कुछ स्पेस खाली बची हुई थी, तो वो स्पेस जो है किसने ऑक्यूपाई कर ली, सॉल्ट ने, ओके। क्लियर है, चले आगे। तो ये आप एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होती है, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। देखो लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ही तो मॉलिक्यूल्स तो उसके फ्री हो चुके हैं, और जिस वजह से उनकी स्पेस ज़्यादा हो चुकी है उनके बीच में से, ओके। नेक्स्ट इज पोसेस लेस कंप्रेसिबिलिटी। इसकी भी कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है, बट सॉलिड से कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ओके। क्योंकि स्पेस होगी ना, इसके बीच में स्पेस आ गई, तो स्पेस आने की वजह से वो ईजिली थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, ओके। कैन फ्लो ईजिली, देखो बीच में इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं, ओके। लेस रिजिड होते हैं, हार्डनेस इतनी नहीं होती, ओके। वाटर जैसे एग्जांपल है इसकी, वाटर, ऑयल, कोई और भी अल्कोहल ले सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी क्या एग्जांपल है लिक्विड स्टेट की। चले आगे। नेक्स्ट इज गैसीय स्टेट। अब गैसीय स्टेट ध्यान से समझो। गैसीय स्टेट में क्या आता है, इनका तो ना तो फिक्स वॉल्यूम होता, ना ही फिक्स शेप होती, ठीक है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता, ना ही फिक्स्ड शेप होती। हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बहुत ही कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, ओके। लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, बहुत ज़्यादा इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, देखो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनकी स्पेस है, जिसकी वजह से वो फ्री घूम रहे हैं। लेस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, रीज़न ये है, लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है, जिस वजह से इनकी आप कह सकते हो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, इनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, और ना ही इनकी फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है, ओके। और हाईली कंप्रेसिबल इसलिए है क्योंकि इनके बीच में बहुत स्पेस होगी, अगर स्पेस ज़्यादा होगी तो आप उसको कंप्रेस करते रहोगे आराम से, ठीक है। हैज़ वेरी हाई फ्लूइडिटी, बहुत ही, क्योंकि फ्री होते हैं बिल्कुल ज़्यादा, वो फ्लो कर सकते हैं, ईजिली फ्लो कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ओके। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इंटर कन्वर्जन करनी है स्टेट्स की, ठीक है, मैटर की जो स्टेट्स है उनकी इंटर कन्वर्जन करनी है। हमें ये पता है कि अगर हम टेम्परेचर कंडीशन जो है टेम्परेचर और प्रेशर की चेंज करें तो हमारे पास फिजिकल स्टेट जो है मैटर की वो इंटर कन्वर्टिबल हो जाएंगी, मतलब एक दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। जैसे क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, अब सॉलिड को मैं लिक्विड में चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं हीट कर दूंगा। जैसे आइस को आप हीट करते हो तो वाटर में चेंज हो जाती है, वाटर को हीट करते हो तो वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये बनी हुई है पिक्चर, ठीक, तो यहाँ पे क्या हमारे पास सॉलिड को क्या करने पर, हीट करने पर लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। और लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए हीट करने पर क्या, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है।
उसके बाद इसका उल्टा काम करना है आपने, गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठंडा करना पड़ेगा हमें। और लिक्विड को अगर आपने सॉलिड में चेंज करना है तो सॉलिडिफिकेशन इसको बोलते हैं, या फ्रीजिंग भी बोल देते हैं। ओके, सॉलिड को डायरेक्ट अगर गैस में चेंज करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की कुछ एग्जांपल्स देखो, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की, जैसे ये तो आपने कॉमन एग्जांपल सुनी होगी आइस की। सॉलिड को गैस में चेंज करने की, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको अगर आप गैस में चेंज करना चाहते हो तो कैम्फर जो है, कपूर होता है, ठीक है, कैम्फर, कपूर जो आप हवन में यूज़ करते हो, ठीक है, वो एक सब्लिमेशन प्रोसेस के तौर पे यूज़ कर सकते हो कि उसको, वो सॉलिड होता है, उसको हीट करने पर सीधा वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर? एक एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हो ये। और गैस जो है जिसको आपने सीधा सॉलिडिफाई करना है, वो क्या है, उसको कूलिंग करके कर सकते हो, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कूलिंग करना। ओके, अब इसकी एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर दोगे, पूरी तरह से ठंडा कर दोगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, ठीक है, तो उसको ड्राई आइस भी बोल देते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट इस ये सॉलिड के बताए हुए हैं कि उनके बीच में स्पेस कितनी कम होती है, लिक्विड के केस में स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स है, गैस के केस में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, यहाँ पे सेम प्रोसेस लिखी हुई है। नेक्स्ट इज एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट इज एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर या उस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर किसी सब्सटेंस या किसी लिक्विड के उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे कोई लिक्विड अगर वो वेपोराइज हो रहा है, ठीक है, अगर वो गैस में चेंज हो रहा है तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे क्या, चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस फॉर्म एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम, मतलब बॉयल नहीं कर रहे हम, उसको हीट नहीं कर रहे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम वो अपने आप वो क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक। ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, ये क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है। जैसे इसकी ऊपर वाली लेयर है, अब ऊपर वाली लेयर से मॉलिक्यूल जो है वेपराइज हो रहे हैं, हीट गेन कर रहे हैं या एनर्जी गेन कर रहे हैं सराउंडिंग में से, तो वो क्या हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं, ठीक है। बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में क्या करते हैं हम, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर हाई करते हैं, रेज करते हैं, चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस एट हाई टेम्परेचर, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। ओके, क्लियर? ये इसका मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जैसे यहाँ पे बना हुआ ना, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, बॉइलिंग के केस में क्या होता है, यहाँ पे हम हीट देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं और इसके बीच में नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हीट गेन करते हैं, वो फिर बाहर निकलता है क्योंकि उसको काफ़ी एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा वाटर को बॉयल होते हुए नीचे से पानी ऐसे ऊपर की तरफ उछलता है ना, बाहर की तरफ आता है, तो वो क्या बॉइलिंग हो रही है क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के उसको क्या मिल रही है, काफ़ी सारी एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी मिलने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी दोनों ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से वो बाहर निकल जाता है, ओके, एक्साइटेड हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैसेस। ये भी सेम है एक तरह से, कि इसमें क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं उनकी जो ओरिजिनल स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट होती है, ठीक है। ओरिजिनल मतलब वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे उनकी एक्चुअल जो स्टेट होती है वो लिक्विड होती है। these are in liquid state at room temperature और their original state is लिक्विड और सॉलिड, या तो लिक्विड हो सकती है या सॉलिड हो सकती है। लिक्विड का तो आपको क्लियर हो गया, जैसे पानी जो है अगर आप एक ग्लास में रख दोगे बाहर तो क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके उसका लेवल डाउन होता जाएगा क्योंकि वो वेपराइज हो रहा है, ठीक है, आपने कोई हीट नहीं किया उसको। लेकिन कुछ जैसे आइस होती है, आइस को आप रखते हो तो यहाँ पर उसकी थोड़ी सी भाप निकलती है ना, ऊपर से थोड़े से वेपर्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, वो क्या एक तरह से वेपर्स ही है, ओके, उसको आपने कोई हीट नहीं किया। क्लियर? चले आगे। गैसेस क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे भी वो गैसेस रहती है। अगर नॉर्मल कंडीशंस अगर हम अप्लाई करें तो नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे वो क्या रहती हैं, हमारे पास गैसेस स्टेट में रहती है। दीज आर इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर और एट नॉर्मल कंडीशंस, ठीक। चलो नेक्स्ट इज प्लाज्मा।
प्लाज्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज इसमें से क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते। ओके, सो क्या है हमारे पास, ये क्या एक सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट है किसकी, मैटर की। इट इज़ सिमिलर टू गैस हुज सर्टेन पोर्शन इज आयनाइज्ड, मतलब कुछ पोर्शन क्या होता है, आयनाइज्ड हो। सुपर एनर्जेटिक और एक्साइटेड स्टेट मतलब ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, काफ़ी इसको मतलब आप कह सकते हो एक्साइटेड फॉर्म में, एनर्जेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, स्टेट जो है ये प्लाज्मा। तो यहाँ पे हमारे पास इसके बीच में इसका कुछ पोर्शन जो ऐसी तरह से होता है जैसे इसकी कुछ गैसेस जो है, गैसेस का कुछ पोर्शन जो होता है आयनाइज हो जाता है ना, उसकी तरह बिहेव करता है। अब ये ज़्यादातर पाई कहाँ जाती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में, नियॉन साइन बल्ब में, या फिर डिवाइसेस जिसमें गैस हो और वो गैस आयनाइज हो जाए करंट पास करवाने पर। ओके, या फिर हमारे पास जैसे यहाँ पे सन हो गया या स्टार्स हो गए, वहाँ पे प्लाज्मा पाया जाता है। अब कलर जो होता है, जो ग्लो करता है यहाँ पे करंट पास करवाने पर कि कौन सा कलर निकालेगा प्लाज्मा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सी गैस है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये कुछ डायग्रामेटिकली आपको फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, ये लेकिन ये भी प्रॉपर एक्चुअल फॉर्म में प्लाज्मेटिक फॉर्म नहीं है, इनके बीच में एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भी देखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या, सत्येंद्रनाथ बोस जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके एक नई स्टेट को एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश की जो क्वांटम मैकेनिक्स में बाद में बहुत हेल्पफुल हुई। और इसकी आगे जो फर्दर स्टडी की थी, मतलब उन्होंने एक रिसर्च पेपर जो था वो लिखा और आइंस्टाइन ने देखा, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने की डेराइव किए। ओके, तो उस दोनों ने एक कोलैबोरेशन फॉर्म में एक नई स्टेट जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में एग्जिस्टेंस में लाई, ठीक है। उस टाइम पे वो प्रैक्टिकल फॉर्म में एग्जिस्टेंस में नहीं थी। ओके, तो बोस और आइंस्टाइन ने दोनों ने मिलकर ये नई स्टेट जो है एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश की, तो उसको क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इट इज़ इन द गैसियस सुपरफ्लूइड फेज, मतलब ये गैसियस सुपरफ्लूइड फेज फॉर्म में होती है। मतलब आप कह सकते हो कि प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता था, ये सबसे लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, मतलब नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ओके, 0 केल्विन को 0 के ऐसे करके लिखते हो, इसको ओके नहीं बोल देना कहीं पे। ओके, सो इट कैन बी थॉट जस्ट ऑपोजिट टू प्लाज्मा, मतलब बिल्कुल ये माना जाता है कि ये प्लाज्मा से ऑपोजिट है। इसको यूज़ किसके लिए किया जाता है, स्टडी द मैक्रो क्वांटम मैकेनिक्स एट ए मैक्रो लेवल, ठीक है, बड़े लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हमने सारा का सारा जितना भी हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है ये वाला पार्ट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, ये सारी की सारी इनकी प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से पढ़ ली, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लो, जिनको कोई भी ज़रा सा भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकता है, ओके, बेझिझक। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है हमारे पास, उसको अगर मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, किसी सब्सटेंस को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, ये आगे हमारे पास क्या थी, दो फॉर्म में थी, दो कैटेगरीज में थी, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है भाई, ध्यान से समझो, अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, मतलब किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम किसी सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस को किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ये हमारे पास दो टाइप्स में होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखो ये हमारे पास ये दो टाइप्स हैं, इसको हम स्टडी करेंगे पहले तो, उसके बाद हम आएंगे
मिक्सचर के ऊपर। ओके, सो एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंस विच हैज़ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम, मतलब जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम हो, एक ही एक टाइप का एटम हो। अगर प्योर कार्बन है, डायमंड लेते हो, ग्रेफाइट लेते हो, उसमें क्या होंगे एटम? किसके होंगे? कार्बन की तो होंगे। किसके होंगे? सॉरी, किसके? कार्बन की ही तो एटम होंगे ना। तो एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास? जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, एंड विच कैन नाइदर बी फॉर्म नॉर बी नॉट ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी, जो पुराने फिजिकल और केमिकल मेथड से उनके अकॉर्डिंग। ओके, जो पुराने फिजिकल और केमिकल मेथड्स थे उनको यूज़ करके हम आगे उनको तोड़ नहीं सकते या उनको बना भी नहीं सकते। ओके, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, और भी हमारे पास एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब एलिमेंट्स भी आगे हमारे पास क्लासीफाई किए गए हैं, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स में क्या आ जाता है हमारे पास? ये सारी मेटल्स बनी हुई हैं, जैसे आयरन हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, सिल्वर हो जाता है, प्लेटिनम, ये सारी की सारी क्या है? मेटल्स ही तो हैं। नॉन मेटल्स में हमारे पास कार्बन आ जाती है, सल्फर आ जाती है, रेड फॉस्फोरस आ जाता है। मेटलॉइड्स में हमारे पास सिलिकॉन आ जाता है, आर्सेनिक, जर्मेनियम। अब इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे पहले तो, ठीक है। एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे, इनकी कैटेगरीज को, एलिमेंट्स को तो हमने पढ़ लिया, इनकी कैटेगरीज जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे कंपाउंड्स की तरफ। ओके, सो ये देखो जल्दी से ये इसको पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल से है। देखो मेटल्स जो होते हैं जनरली ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? मरकरी की। किसकी? मरकरी की। मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मेटल्स ज़्यादातर क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ओके, ये लस्ट्रस होते हैं, थोड़े से चमकीले होते हैं, इनके बीच में चमक होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। ओके, गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, मेलेबल, मेलेबल मतलब इनकी शीट्स बनाई जा सकती है, और डक्टाइल मतलब इनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं, इनको कैसे भी हथौड़ा मार के, हैमर मार के। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, ये सारी की सारी एग्जाम्पल आ जाएंगे मेटल्स की। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास? हैव ऑपोजिट प्रॉपर्टीज टू मेटल्स। इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऑपोजिट होती है मेटल्स से। एक्सेप्शन में क्या आ जाता है हमारे पास? ये होनी चाहिए थी नॉन लस्ट्रस, क्योंकि मेटल्स होती है लस्ट्रस, लेकिन ये होनी चाहिए थी नॉन लस्ट्रस। लेकिन सिर्फ आयोडीन जो होती है वो लस्ट्रस होती है। ऐसे ही एक होनी चाहिए थी नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स। ओके, क्योंकि मेटल्स कंडक्टर हैं, तो इनमें से एक जो है ग्रेफाइट, वो क्या होती है? कंडक्टर होती है। ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मतलब इनमें हमारे पास सॉलिड्स भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स, कुछ लिक्विड भी होती है, कुछ गैसेस फॉर्म में भी होती हैं। तो ज़्यादातर गैसेस फॉर्म में हमारे पास एक ही फॉर्म है जो लिक्विड फॉर्म में एक ही जो नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, उसका नाम क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है हमारे पास लिक्विड स्टेट में मिलती है। इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल कार्बन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये सारी की सारी क्या है? इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक। चलिए आगे। नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज दोनों से रिसेंबल करती हो, मेटल से भी रिसेंबल करती हो और नॉन मेटल के साथ भी रिसेंबल करती हो, मतलब दोनों का मिक्सचर हो एक तरह से, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज हो, हैव कॉमन प्रॉपर्टीज विद बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें एग्जांपल आर्सेनिक आ जाएगी, एंटीमनी आ जाएगी, बिस्मथ आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो सिंपल सा है। अब प्योर सब्सटेंस कैटेगरी किसकी है? ये प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस वर्ड लिखना ही पड़ेगा हमें। अब प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास, ठीक है। क्या हो कि जो फिक्स रेशियो बाय मास की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, जैसे क्या है, और एंड कैन बी डीकम्पोज इनटू एलिमेंट्स बाय सूटेबल केमिकल मेथड्स, मतलब जिनको हम एलिमेंट्स की फॉर्म में तोड़ सकते हो, डीकम्पोज कर सकते हो विद सूटेबल केमिकल मेथड। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे वाटर है, ये ग्लूकोज है। अब वाटर का क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। 2 हाइड्रोजन है
और एक ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 ही इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। इनकी मास की रेशो ले ली हमने। अब इसकी रेशो क्या आ जाएगी 1:8। मतलब ये रेशो जो रहेगी वाटर के लिए ये फिक्स रहेगी। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो तो उसके लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तभी के आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ओके, सो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड्स। ये यहाँ पे इसकी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जब भी ये कंपाउंड्स देखते हो लैब में, अगर जाते हो तो लैब में ये ऐसे बॉक्स में पड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड्स की आगे कैटेगरीज, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्या होते हैं देखो ध्यान से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले इनिशियल इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स, उसको क्या बोलते थे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे। जो कंपाउंड्स हमें लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स से मिलते थे उनको क्या बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे। इसके अलावा जो है हमारे पास आज के टाइम पे इसकी जो डेफिनेशन चलती है वो क्या है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को क्या बोल देते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। जैसे अब एग्जांपल दी थी मैंने, मीथेन, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं एक्स ग्रुप लगा दूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। वो भी क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो बाद में आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या कहते हैं, कंपाउंड्स अदर देन कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने जाएंगे। ठीक है, जैसे रॉक सॉल्ट हो जाता है। अब इसकी स्टडी सबसे पहले क्या था, इसको मानते थे जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। ठीक है, तो सेम वही बात आ जाती है इसकी ऑर्गेनिक से बिल्कुल उल्टा। मैं जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको समझ ना आए वो एक बार इसको रिपीट करके देख ले। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो पहले तो यहाँ पे हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन की थी तो हमने यहाँ पे प्योर सब्सटेंस कवर कर लिया अपना। अब बचा है मिक्सचर, सिंपल सा रह गया। ठीक है, देखो मिक्सचर क्या होता है, पहले तो मैं आपको मिक्सचर के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। तो मिक्सचर क्या होता है, जब कोई दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं किसी भी रेशो में। कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, फिक्स रेशो बाय मास में हम कंबाइन करवाते हैं। लेकिन अगर किसी कंपोनेंट को या किसी भी सब्सटेंस को हम क्या कर दें, दो या दो से ज़्यादा वाले सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर दें, एक दूसरे में मिक्स कर दें, और उसकी हम कोई रेशो फिक्स नहीं रख रहे, तो उसको वो क्या बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास मिक्सचर क्या होते हैं, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, इसकी एग्जांपल्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, सो इफ़ इन द मिक्सचर द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ओके, यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट मतलब क्या हो, जैसे आपने वाटर में एक ग्लास में वाटर लिया, उसमें क्या डाला, नमक डाला या शुगर डाली, तो उसका कंपोजिशन जो है वो ऊपर भी जितनी है वो नीचे भी हो उतनी हो, सारी की सारी जो है यूनिफॉर्म हो। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एंड देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब उनके बीच में कोई अलग बाउंड्री नहीं बननी चाहिए, हमें पता नहीं चलना चाहिए कि ये कुछ पार्टिकल्स है, ये सॉल्ट के हैं या शुगर के हैं, ये वाटर के हैं। ओके, तो ये हमें मिक्सचर के फॉर्म में पता नहीं चलने चाहिए, तो वो क्या बनता है हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये जब ये एग्जाम्पल दिए मैंने अभी। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इफ़ इन द मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसमें क्या होती है कंपोजिशन
यूनिफॉर्म नहीं होती पूरी की फॉर्म में, हमें पता चल जाता है कि ऊपर से कुछ टेस्ट अलग है, नीचे से टेस्ट अलग है, ऊपर से कंपोनेंट्स अलग है, नीचे से कंपोनेंट अलग हैं, या उसके बीच में क्या होते हैं, देयर इज़ अ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमें उनकी विजिबल बाउंड्रीज दिख रही होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑयल इन वाटर, अब वाटर में ऑयल की ड्रॉप डालते हो तो हमें दिखती है ना, चाहे वो मिक्स करने की कोशिश भी करते हो तो हमें दिखती है ना कि हाँ यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे वाटर है, तो अलग से बाउंड्री आ जाती है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सैंड इन वाटर, अगर वाटर में आप सैंड मिक्स करते हो तो थोड़ी देर रखते हो तो सैंड नीचे बैठ जाती है, ठीक है, तो हमें वो लेयर साफ दिखती है कि हाँ नीचे सैंड है ऊपर वाटर है, तो ये सारा का सारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ओके, सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी किसी तरह का भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आई थिंक आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मैं सीरीज़ अभी कंटिन्यू रखूँगा। नो डाउट पीछे पहले ये कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, जिस वजह से ये मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी ये लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लेक्चर्स आपको ऐसे डिजिटल फॉर्म में मिल जाए मोबाइल से, और कुछ लेक्चर्स आपको बोर्ड पे मैं बना के दूंगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आप आगे की जो अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।